मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक ऐसा मामला बहुत ज्यादा चर्चित है जो आप सभी लोग जानते हैं और हम उसको लाइव कवरेज भी आपको दिखाते हैं। रेलवे बनाम बनभूलपुरा का मामला। 4365 मकानों पर हाई कोर्ट के ऑर्डर की तलवार लटकी थी, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था और उसमें शॉर्ट नोटिस देने के बाद 7 दिन में डिमोलिश किया जाना था। लेकिन इसी मामले में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अभी पिछले ही दिनों हम लोग अभी 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से भी हमने लाइव दिखाया था, और 7 अगस्त को क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया साहब इस मामले में 2007 में भी एडवोकेट रहे थे, तो उन्होंने अपना नाम वापस लिया और उसके बाद इस मामले में 14 अगस्त तारीख पड़ी है, 15 अगस्त से एक दिन पहले। जी हाँ, तो 14 अगस्त को अब इस मामले की सुनवाई होगी। और इस मामले में क्योंकि बहुत सारे जो पिटिशनर हैं उनको कॉपी थोड़ी बाद में मिली है, तकरीबन 10 पिटिशनर हैं इस मामले में और उनको कॉपी बाद में मिली है, तो अब वो इस पूरे मामले में अब आगे आ रहे हैं और उनके अपने वकील और वो सब मिलकर के अब सुप्रीम कोर्ट में अपने तथ्यों को और अपने जो उनके कानूनी राइट्स हैं उन सबको रखने जा रहे हैं। तो ये मैं आपको उन जो पिटिशनर हैं उनके बारे में भी आपको बता दूं, जो पिटिशनर हैं वो मैं उनके बारे में आपको बता दूं। और ये देखिए उनके कुछ नाम है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये इनके आपको मैं नाम दिखा देता हूं। शराफत खान एंड अदर्स हैं, क्योंकि तकरीबन 11 लोग हैं, पूरी लैंड को लेकर गए थे। जन सहयोग सेवा समिति हैं, इक्तदारुल्लाह है, शमीम बानो हैं, भूपेंद्र आर्य हैं, ये अब्दुल मलिक साहब की ओर से हैं। दरगाह चिराग अली शाह बाबा हैं, इमरान एंड अदर्स हैं। ये जमीयत उलेमा हिंद की ओर से ये याचिका है इमरान, और इसमें पैरवी करता हल्द्वानी से शुएब अहमद, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव हैं, वो कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज बस्ती संरक्षक संघ, ये भी एक है। उसके अलावा अब्दुल वाजिद, ये इनका जो मकान है ये फ्री होल्ड भी है। तो ये तकरीबन 10 याचिका करता है जिनका नाम अभी तक मुझे जानकारी है। तो ये लोगों की ओर से याचिका लगी है और 14 अगस्त को इस पूरे मामले में तारीख लगी है। राज्य और रेलवे दोनों ने अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं। राज्य सरकार ने लगभग 13 कुछ हेक्टेयर जमीन को अपना क्लेम किया, अपना माना है, और रेलवे ने लगभग 16 हेक्टेयर जमीन को अपना माना है। और इसी के साथ साथ जो राज्य सरकार ने इस बात को भी कहा है अपने जवाब में कि ये जो जमीन है हमारी, यानी कि लाइन नंबर 17 और नई बस्ती वाला जो इलाका है हल्द्वानी का, उसको हम रेलवे को देना चाहते हैं। इन बातों के साथ तो इससे लोगों की धड़कनों का तेज होना लाजमी था, लोगों को फिक्र होना लाजमी था, लेकिन कानूनी पेंच है। तो आइए देखिए, ये कुछ तैयारी यहां पर चल रही है। और ये आप देखें, ये शराफत खान है पिटिशनर, और 2 पिटिशनर है, बल्कि अब्दुल वाजिद भी यहां पर पिटिशनर हैं, और ये सब लोग, तस्लीम अंसारी भी हैं इंदिरानगर जन विकास समिति के, और ये तैयारी वगैरह पूरी करते हैं यहाँ पर, और ये रोजाना ही बैठ जाते हैं। तो हम लोगों ने फिर जानना चाहा, क्योंकि तारीख आती है तो हम लोग इससे जुड़ी तमाम चीजों को दिखाते और बताते हैं। तो आप देखिए, अपने घरों को बचाने के लिए अब्दुल वाजिद का मकान तो फ्री होल्ड है, जैसे कि मुझे जानकारी है। पहले तो फ्री होल्ड 6 साल तक कराया, उसमें संघर्ष किया, और अब अपने मकान को कानूनी लड़ाई के साथ लड़ रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर शराफत खान से मैं बात करना चाहूंगा। तो शराफत खान, थोड़ा सा आप लोग काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास वक्त हो तो मुझे आप जरूर वक्त दें। शराफत खान, किस तरह की तैयारियां हैं और अभी नई अपडेट क्या है कोर्ट की? जैसा कि आपने अभी अपने वीडियो में बताया कि 7 तारीख हमारी 7 अगस्त थी, जिसमें जस्टिस धूलिया जी द्वारा हट जाने के कारण उसकी अगली तारीख जो है, संभावित तारीख जो है, वो 14 अगस्त तारीख है। उसकी तैयारियां है। वजह यह है कि हमें कुछ कॉपी वगैरह चाहिए थी, तो उसके बाद कुछ स्टडी, और हमारे जो वकील हैं, सीनियर वकील दिल्ली के, जो अपडेट मांगते हैं और जो हमारे पास एक्स्ट्रा आउटपुट होता है, तो वो जो सामने आपके रखे थे नक्शे, उसके आधार पे बहुत सी तैयारी करके उन्हें भेजनी होती है, क्योंकि वो पल पल की खबर हमसे रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ वो आना बार बार उनका मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए ये स्टडी चल रही है यहाँ पर कि एक्चुअल चीज सामने आ चुका है, क्योंकि रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट के जवाब दावों के बाद थोड़ी सी स्थिति बदली है। किस तरह की स्थिति बदली है? स्थिति बदली है कि पहली चीज तो ये थी कि जो हम 2022 से इस केस को लड़ रहे थे, 2022 से 2022 से सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, हाई कोर्ट, ठीक है, उत्तराखंड हाई कोर्ट में जब ये पीआईएल अभी 2022 में तीसरी बार गई थी। जी। 2 बार तो ऑलरेडी इस मामले पर 2007 में गई है,
13 में भी एक बार पीआईएल गई थी, 2016 में हुआ था उसमें। तो इसमें हम 2022 में हमारा जो केस चल रहा था, तो वहां पर ये चीजें चल रही थी और वहां पे हमने काफी चीजें पेश की थी। वहां पे झगड़ा दूसरा था, वहां पे रेलवे वर्सेस जनता का था, ठीक है, यानी कि जो इनक्रोचमेंट की थी। और हम उसमें बार बार यही गुहार लगा रहे थे कि सारी जमीन जो है वो रेलवे की नहीं है, रेलवे की जमीन नहीं है। उसमें यहाँ के जो निवासी हैं, जो आजादी से पहले से रहते आ रहे हैं, आजादी से पहले से रहते हैं, बहुत से स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं जी, वो लोग रहते हैं यहाँ पर। बहुत से स्कूल्स हैं, ये चीजें हैं, और बहुत से सरकारी निर्माण हुए हैं। तो हमारा यही दावा था कि हम सरकारी जो रेलवे की जमीन है उस पर हम नहीं रहते। अच्छा, हाईकोर्ट में भी यही दावा था? बिल्कुल यही दावा था। 1 साल तक ये दावा वहां करते रहे आप लोग? बिल्कुल वहां दावा करते रहे। हमारा यही दावा था कि हम रेलवे की जमीन में नहीं है, ठीक है, हम अतिक्रमणकारी नहीं है। ठीक है, कुछ जगह हो सकती है किनारे की हो सकती लेकिन 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 हम लोग देखते हैं बहुत सारी जगहों पर चीजें छपती हैं, और तो उसमें तो लगातार अतिक्रमणकारी आप लोगों को लिखा जाता है आज भी। अब वजह ये है ना, देखिए बहुत से लोगों को मैं उनको दोष इसलिए नहीं दूंगा कि उन्हें पूरी स्थिति पता नहीं। वजह ये है, खाली मैं किसी को दोष दूं। जी जी जी। वो रेलवे ट्रैक से जब भी कोई गुजरता है तो उसको उतनी जगह जो दिखती है वो सोचता है शायद उसी का है। झगड़ा उससे आगे का है, क्योंकि 2007 में जो झगड़ा 29 एकड़ से शुरू हुआ था, वो आज 72 एकड़ के, 68 एकड़ के आसपास पहुंच गया है। लगभग 30 हेक्टेयर के आसपास बैठता से है। ऊपर। हाँ, तो वो 78 या 80 एकड़ के आसपास पहुंचता है। 30 का दावा जो अब प्रस्तुत किया गया है, अब वो 30 एकड़ जमीन बताई गई है। तो अभी मैं ये कर रहा हूँ शरावत खान साहब, जो अभी राज्य और रेलवे सरकार ने अपने जवाब दिए हैं, जी जी, ठीक है नहीं, उन जवाबों के बारे में जानना चाहता हूँ। उसमें दो चीजें स्पष्ट हुई है। एक तो ये हुई है कि वो 31 एकड़ से घटकर, हेक्टेयर से घटकर अब वो 30 हेक्टेयर पर आ गई है। पहली चीज तो ये हो गई है, ठीक, 30 हेक्टेयर पे आ गई है। और उसमें से भी करीब 13 से 14 के बीच जगह जो है वो राज्य सरकार ने अपनी बताई है, और 16 के आसपास हेक्टेयर की भूमि के आसपास जो है वो रेलवे की बताई है राज्य सरकार ने, ठीक है। तो आधी स्थिति यहीं पे स्पष्ट हो जाती है। और आपके चैनल के माध्यम से ये जनता को भी मैं बता देना चाहता हूं कि जो जनता अक्सर उकसावे में आ जाती है या अधिकतर ये कहती है अतिक्रमण हटाओ, ये चीजें हटाओ, मैं उनके लिए भी एक संदेश देना चाहता हूं कि हकीकत जब तक पता ना हो तो थोड़ा कमेंट्स करने से वो लोग बचें। वजह ये थी कि अभी तक सारी जमीन अतिक्रमण बताई जा रही थी। अब राज्य सरकार का दावा प्रस्तुत किया गया है, तो आधी जमीन इसमें से लगभग वैसे ही क्लियर हो गई कि वो रेलवे की जमीन नहीं थी। नहीं, ये तो चलिए राज्य सरकार ने अब माना ना, लेकिन उसी राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में तो नहीं माना। नगर निगम उसमें पार्टी थी, तो नगर निगम ने उस तरह से पक्ष नहीं रखा। हम इस बात की सड़कों पे भी मांग करते रहे। हम माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल से भी इस बात की गुहार लगाते रहे, और हमने सड़कों पे ये बात कही कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारी शासनिक संस्थाएं हैं, कि वो इसमें हस्तक्षेप करके अपनी जगह चिन्हित करें, रेलवे की अलग करें, वो अपनी करें। हमारा विवाद ही यही बात था। ठीक है, तो अभी जो जवाब दिए हैं राज्य और रेलवे ने जो जवाब दिए हैं, उस पर क्या तैयारी आप लोगों की है? और अब 14 तारीख को मुस्तैद है जाने के लिए? बहुत ज्यादा स्थिति तो वकील तो हम है नहीं, वही स्पष्ट है, वही स्पष्ट कर पाएंगे। और बल्कि मैं तो एक मुवक्किल के तौर पर और एक पिटिशनर के तौर, याचिकाकर्ता के तौर पर मैं आप लोगों से, रोटी घर में कोई भी रोटी जो होती है वो 10 लोग खाते हैं, बनाने वाला एक व्यक्ति होता है, कोई भी माँ हो, बहन हो, कोई भी हो। तो इसलिए सबको पता होना चाहिए कि रोटी का क्या टाइम है। उसी तरीके से सभी जो यहाँ पे लोग रहने वाले हैं, जिनको अतिक्रमणकारी बता दिया गया है, उनके दिल में भी दर्द है अपने आशियाने बचाने का। तो उनकी जानकारी के लिए आप और आप जैसे और चैनलों का फील्ड में आना बहुत जरूरी है कि वो स्पष्ट करते रहे स्थिति। आपके माध्यम से मैं या आप दोनों ही, हम न्यायालय के किसी भी चीज पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हम वो चीज क्लियर कर रहे हैं कि जो कोर्ट कह रही वो दूसरों को तो बता सकते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग कर सकते हैं उसके। तो एक आप जरिया है जनता और कोर्ट के बीच का, कि जो कोर्ट कह रही है वो बात जनता तक पहुंचे। जैसे 14 तारीख है, 14 तारीख हमने नहीं लगाई है, 14 तारीख माननीय उच्चतम नहीं, लेकिन जब तारीख होती है तो तमाम अखबारों में, न्यूज चैनलों में और पोर्टल्स में खबरें आती हैं। बिल्कुल आती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लाइव करते हैं, खबरें तो दिल्ली से भी आती हैं ना। बिल्कुल आती हैं। और अभी 14 तारीख लगने वाली है, कोई अखबार बचेगा नहीं जिसमें थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग नहीं होगी। बिल्कुल आता है, और आपने पिछली तारीखों में आप मौजूद रहे हैं और आपके साथ और भी लोग मौजूद रहे हैं, जी जी, तो सबने यही काम किया है। अब कुछ लोकल के होते हैं तो ज्यादा दिखता है, कुछ दूर के होते हैं तो वो नेशनल लेवल पे। भाई मैं तो यही का रहने वाला हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है उस तकलीफ और दर्द को मैंने देखा और झेला, तो जो कानूनी पक्ष है वो कम से कम लोगों के सामने जाए, मेरा सिर्फ इतना काम है। कोई क्यों वजह ये है ना, देखिए मैं हूं या वाजिद साहब हों या और दीगर जितने भी पिटिशनर्स हों, वो कोई भी लोग अपना पक्ष नहीं रखते हैं। वो कोर्ट के दरमियान जो घटित हो रही है घटनाएं,
वो घटनाएं जो है वो हम तक पहुंचती है या हमारे तो अभी मैं ये कह रहा हूँ, आपकी तैयारी पूरी है? 14 तारीख को आप लोग जा रहे हैं? देखिए, पूरी तो नहीं है, लेकिन हमारे जो मान्यवर वकील हैं, अधिवक्ता हैं वहां के सुप्रीम कोर्ट के, उनको जो जो जिसकी रिक्वायरमेंट हो रही है वो हम उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हमारे दिमाग में भी कोई चीज नहीं आ जाती है या पता चलती है तो वो भी हम उनके समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं कि बाद में हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। जो इतने करीब 50,000 लोगों पर जो एक तलवार लटकी है आशियाना उजड़ने की, उसमें कोई कमी हमारी तरफ से ना रह जाए। तो शराफत खान साहब, पिटिशनर तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि खड़े हैं, अपने मकानों के लिए भी खड़े हैं, जमीनों को लेकर खड़े हैं, पूरे बनोलरा को लेकर खड़े हैं। सभी का इंटेंशन ये है कि किसी गरीब के सर से छत ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ रहने वालों का इंटेंशन एक और भी है कि रेलवे के डेवलपमेंट में वो कहीं आड़े नहीं है, जो मेरी जानकारी है। जी जी। क्या आप तो आड़े नहीं है एक पिटिशनर के तौर पर? आप चाहते हैं रेलवे का विकास हो? आपके साथ मेरा शायद अधिकतर वीडियो, काफी वीडियो में आप रहे हैं वहां पर, और मैं बार बार ये कह चुका हूं कि हम रेलवे का विकास में बाधक नहीं बनना चाहते और ना बनेंगे। रेलवे के पास, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, रेलवे के पास बहुत जमीन है अभी भी। अच्छा, जमीन है? अभी भी जमीन है। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि बस्ती के अलावा जमीन नहीं है। 2016 के अंदर वो एफिडेविट दाखिल कर चुके हैं, ये खुद ये कह चुके हैं कि रेलवे स्टेशन के पास 10 एकड़ जमीन मतलब जो है हमारे पास बची हुई है अभी, जो हम निकाल चुके हैं। हाँ। जो 2007 में घटना घटित हुई थी, जी जी, उसके बाद 29 एकड़ की बात करी थी इन्होंने। 29 एकड़ में से 10 हेक्टेयर भूमि ले चुके हैं। सन 2013 में भी 29 एकड़ का हलफनामा लगाया था। जी, जी। कोर्ट, हाई कोर्ट में रेलवे ने। जी, सुप्रीम कोर्ट भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट भी लगाया था। 29 एकड़ की बात हुई है। यहाँ तो एक एफिडेविट यहाँ लगा, 29 एकड़ का एक एफिडेविट वहां लगा। 29 एकड़ की बात। ओके, लेकिन 10 हेक्टेयर की जो बात हो रही बचाने की, एकड़ की जी बात हो रही है, तो वो ये कह चुके हैं कि हमारे पास है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, रेलवे की कोई जगह में हम भी रहना नहीं चाहते। वजह है ना कि सर्वे लटकी हुई तलवार किसी को। हम बस ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी जमीन है या राज्य सरकार की जमीन है। तो अब तो राज्य सरकार, आप कह रहे हैं राज्य सरकार की जमीन है, राज्य सरकार तो सीधे कह रही है कि हम देना चाहते हैं। उन्होंने कोर्ट में भी कह दिया। मैं एक बात और, हम रेलवे को देना चाहते हैं। एक बात और पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि नैनीताल रोड आपने देखी है? नैनीताल बरेली रोड आपने देखी है? जी हाँ, देखिए। ठीक है, वहां तक रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब हमारी तरीके की भूमि की कैटेगरी में रहते हैं। पता है आपको? जैसी जो कैटेगरी आपकी है वही बरेली रोड की है, वही रामपुर रोड की है। रामपुर रोड की नहीं, मैं कालाढूंगी रोड के चौराहे तक जितने भी बाजार हैं, जितनी भी चीजें, वो कैटेगरी सब एक सी है। वो सब एक सी कैटेगरी है, क्योंकि नुजूल लैंड में रहने वाले लोग हैं। हल्द्वानी की पुरानी नगर पालिका की 70% जगह नुजूल की है। तो अभी मैं ये कह रहा हूं, चलिए हम आगे आते हैं, हम तथ्यों की तरफ आते हैं। तो ये 20 तारीख को जब ऑर्डर हुआ, 20 दिसंबर 2022 में जब ऑर्डर हुआ, जी जी, तो उसके बाद तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। कब गए थे सुप्रीम कोर्ट आप? सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कब, किस तारीख में गए थे? 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। 23 को हमारी वहां पे जो 2 दिन बाद, तुरंत 2 दिन बाद हम वहां इसलिए पहुंच, यानी अकेले पिटिशनर थे जो 2 दिन में पहुंच गए थे। नहीं, हमारी वजह ये थी, हमारी जिज्ञासा इस बात की थी कि इस पीरियड में, क्योंकि 10 दिन की कोर्ट की छुट्टियां थी जी, सुप्रीम कोर्ट की मानी, लेकिन हम ही चाह रहे थे किसी भी सूरत से हमारी सुनवाई जो है इमरजेंसी के तौर पर, किसी भी सूरत से इस 10 दिन में अगर कोई विपदा आती कोर्ट है, तो बंद थी उस समय सर। उसी को बताना चाह रहा हूं। बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, तो ऑनलाइन या घर के माध्यम से भी ये चीजें सुनी गई है पहले। वो न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया, अगर बहुत बड़ी वो चीज होती तो इसलिए हमने 22 तारीख को मेंशन करी और 23 तारीख को वो चीज आ गई थी। 23 दिसंबर को? 23 दिसंबर 2022 को। फिर क्या हुआ? फिर कोर्ट खुलती है 2 जनवरी 2023 को। ठीक है, वो हमारी उसी टाइम लिस्टेड हो जाती है, मेंशन हो जाती है। तो उसमें डेट हमें 8 की मिलने की कोशिश हो रही थी, 8 जनवरी की। 8 जनवरी की। ठीक है, क्योंकि हमें खतरा था कि उस 8 तारीख तक वो चीजें खत्म हो रही थी जहां तोड़ने का, डिमोलिशन का ऑर्डर शुरू हो जाते। ठीक है, तो हमारी वहां पे एक प्रे हुई, हमारे मान्यवर वकीलों द्वारा एक प्रे की गई कि 8 तारीख तक इस पर वस्तुस्थिति बहुत बदल सकती है और भयानक हो सकती है, कि वहां पे लोगों का नुकसान हो सकता है बगैर पक्ष सुने। इसलिए कोशिश ये की जाए कि किसी सूरत से 5, उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है 5 जनवरी 2023 की तारीख हमको मिली। और उसमें फिर मैं तो उनका भी धन्यवाद करता हूं, जो इतने पिटिशनर थे वो सब लोग जो लगे हुए थे वो भी बाद में उसमें क्लब हो गए। वो सबको अच्छा, सबको क्लब कर दिया था कोर्ट ने। हाँ, वो करा था, वो सब उसको क्लब कर दिया था। उसमें सब लोग, जितने भी लोग कर रहे थे, पिटिशनर थे, जिनकी भी पहुंची थी उस टाइम पे करीबन 5 या 7 के आसपास थी, जो अब 10 हो गई हैं। तो वो उतनी लगी थी, तो वो सब उसमें क्लब हो गई थी। उसके बाद वो 5 तारीख को ऊपर वाले का बहुत बड़ी मेहरबानी और माननीय उच्चतम न्यायालय का खास तौर से विवेक, इस तरीके से उनका हमारे कागजों के आधार पर, पिटिशनर्स की जो मेहनत थी उसके आधार पर जो संज्ञान में लिया गया, तो उसके आधार पर हमें जो है स्टे मिला था। स्टे मिल गया था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं साहब, अब आगे की तैयारी आप लोगों की क्या है?
क्योंकि देखो साहब रेलवे के मामले में बरसात के दिनों में पटरियों को खतरा हो रहा है, तो इस तरह की चीजें अभी मैं कल पढ़ रहा था अखबार में भी कि अतिक्रमित क्षेत्र में भी रेलवे लाइन डाली जा सकती है। इस तरह की बातें भी चल रही हैं। देखिए, कहने को जुबान से कुछ भी कह दिया जाए। आप ताजा आज उदाहरण आप ये दे सकते हैं कि काठगोदाम में भी बहुत बड़ी आपदा आई हुई है। जी जी, वहां पे भी रेलवे को नुकसान पहुंचने के पूरे खतरे हो गए हैं। तो खतरा तो कहीं पे भी आ सकता है। ये आग, पानी और क्या कहते हैं हवा, इन तीन चीजों को तो कोई भी नहीं रोक सकता। आप कितनी भी बीच में ले आके बना ले तो वो कभी भी हो सकता है। और दूसरी चीज, जहां पे नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है कि नुकसान पहुंच रहा है कोयला से, बेशक नुकसान पहुंच रहा होगा, इस बात को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस लैंड में नुकसान पहुंच रहा है वहां से अंदर अभी और भी जगह रेलवे की मौजूद है। तो नुकसान पहुंच रहा है, पानी का कटाव तो किधर को भी हो सकता है। तो उसके लिए बहुत से साधन हैं, बहुत से उपाय हैं जो करे जा सकते हैं। और उसके अलावा ट्रैक के अलावा भी कम से कम 10 एकड़ जगह बची भी है रेलवे के। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर 14 अगस्त को सारे पिटिशनर पहुंचने वाले हैं और सारे एडवोकेट्स खड़े होने वाले हैं। पहुंचेंगे, सबकी टीमें लगी हैं इसमें। तो चलिए, मैंने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया आपको। ना डिस्टर्ब क्या, कार्य तो जारी रहेगा। अब ये देखें, ये सब ये नक्शे अक्षे हैं। अब ये तो आप लोग पिटिशनर हैं, अच्छे से समझते हैं इन सब चीजों को। बस हम एक चीज ये चाहते हैं कि, है ना, और ये देखो बड़ी बड़ी मुस्तैदी से ये सब लोग लगे रहते हैं और थोड़ा हमने इनसे वक्त मांगा। हाँ, नहीं देखिए, मेहनत जाया ना जाए, कामयाब हो जाए, मकसद ये है। 50,000 परिवारों का ताल्लुक है इस मेहनत से। तो हमारी कोशिश ये कि हमारी और जितने भी पिटिशनर्स है उनकी, और जितने लोग दुआ कर रहे हैं, या बड़ा मसला ही है। हमें भी बहुत से लोग मदद पहुंचा रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, कागजी तौर पे बहुत से लोग हमें भी मदद पहुंचा रहे हैं। उन सब की दुआओं से जो जायज है वो फैसला हो जाए, और जनता जितनी यहाँ पे गलत फंसी हुई है उनके हक में फैसला हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये हम बात कर रहे थे, पिटिशनर हैं शराफत खान, और हमारे साथ अब जुड़ेंगे यहाँ पर अब्दुल वाजिद साहब के नाम से भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका है। अब सारे अगर पिटिशनर होते तो हम सबसे ही यहाँ पर बात कर लेते, लेकिन 2 पिटिशनर हैं और 8 और भी यहाँ पर पिटिशनर हैं और पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। कोई दो राय नहीं है, सब अपनी मेहनत से लगे हैं। भाई देखिए, अपने मकान की बचाने की जुगत, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। सब लोग चाहते हैं, पूरी बस्ती का मामला है, और ये वो बस्ती है साहब जिसने हल्द्वानी को बसाने में अपना अहम रोल अदा किया था। तो अभी रोजाना ये 5-7 घंटे रोजाना अपना काम धंधा छोड़ के सब इसी में लगे रहते हैं। तो चलिए, मैं वाजिद साहब थोड़ा वक्त हो तो आप मुझे वक्त दे दें, अगर आप बुरा ना माने तो जरा मुझसे बात कर लें। जी। माजरत के साथ बताइए। अब्दुल वाजिद साहब, आप भी पिटिशनर है ना? आपके नाम से भी तो है याचिका। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, जी पिटिशनर है, तो मैं ये कह रहा हूँ आपकी याचिका किस लिए थी? आप किस लिए पहुंचे कोर्ट? हम इसलिए पहुंचे, आपका मकान तो फ्री होल्ड था, तो आपको क्या? क्योंकि मकान मेरा फ्री होल्ड था। 6 साल तो मुझे लगे उसको जो फ्री होल्ड कराने में। कब कराया था फ्री होल्ड? 2009 में मैंने जो है उसकी प्रक्रिया 2009 में शुरू की थी। और कब हुआ फ्री होल्ड? 2015 में। 2015 में 6 साल लगे। 6 साल लगे। लेटर किसके नाम से आया था जो आपको फ्री होल्ड करने वाला था? तो 2 साल हमें ऐसे मिले कि अब ये भूमि हमारी है, ये मकान हमारा है, लेकिन 2017 में हमारे ऊपर रेलवे की तलवार आके जो है लटक गई, और हमारे पास आपके घर के आगे खंबे लग गए। जो खंबे लग गए वो हाई कोर्ट का ऑर्डर था? नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था वो। हाँ, वो रेलवे ने एक जो है, नहीं, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ही तो रेलवे ने किया था वो सब। लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर 29 एकड़ के लिए था, 78 एकड़ के लिए नहीं था। हाँ, यस, ये एक दूसरा मामला। 29 एकड़ के लिए था। हाँ, ये बड़ी बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। 29 एकड़ के लिए था, और लेकिन रेलवे खुद थोड़ी था, प्रशासन भी साथ था, रेलवे भी था, सभी नहीं, वो जो है रेलवे ही था। ठीक है, हाँ, वो ठीक है। और उन्होंने 29 एकड़ की जगह 78 एकड़ में डिमार्केशन किया। तो अब मैं ये कह रहा हूँ साहब, तो वो आपको फ्री होल्ड है वो किसने किया था? वो फ्री होल्ड हमने महामहिम राज्यपाल के आदेश पर हमारे हक में जो फ्री होल्ड हुआ, वो महामहिम राज्यपाल के आदेश पर फ्री होल्ड हुआ? आदेश पर, और बाकायदा जो खतौनी के अंदर ये लिखा हुआ है कि महामहिम राज्यपाल का नाम खारिज कर और अब्दुल वाजिद का नाम दाखिल किया जाता है। तो वो इतने एकड़, इतने हेक्टेयर पर। तो यानी कि शासन ने जब आपको जमीन दी तो शासन ये कहने के लिए कोर्ट में नहीं गया कि ये जमीन हमने इनको दी है और ये जमीन वैलिड जमीन है? हाई कोर्ट में शासन ने इस उस पर जो है कुछ नहीं कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मान लिया तो बड़ी राहत लगती होगी आपको इस बात से? नहीं,
अगर मुझे अकेले को राहत अगर मिलती है तो मैं कोई उससे खुश थोड़ी हूँ, लेकिन जितने बेगुनाह इसके अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन खुशी होने का तो मौका यूं भी नहीं है कि राज्य सरकार तो कह रही है हम रेलवे को देना चाहते हैं ये जमीन भी अपनी। एक चीज और कही कि हम इन लोगों का पुनर्वास या इन लोगों को जो है मुआवजा देंगे जिनका फ्री होल्ड है। हाँ, तो आपको तो मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन आपका पड़ोस का मकान है वो तो पट्टे वाला ही है, तो हाँ, उसको तो नहीं मिलेगा मुआवजा या पुनर्वास उसका नहीं होगा। मुझे अगर अकेले को मुआवजा मिलता है 4365 लोगों में, तो मुझे जो है मुआवजा मिलना ना मिलना मेरे लिए तो एक ही बात है, जब मेरा पड़ोसी रोड पर होगा। चलिए, तो अब मैं ये कह रहा हूँ 14 तारीख लगी है, 14 अगस्त, तो अब लोग वहां मुस्तैद हैं बिल्कुल, पूरी जो है जो तैयारी। तो अब चश्मा, आपने चश्मा हस्मा लगा करके बड़े तैयारी में दिखाई दे रहे हैं, तो बड़ा बारीक काम है क्या ये आप लोग नक्शे अक्षे बना करके और सब चीजें कर रहे हैं, बड़े दस्तावेज आपके। 2017 से और 2023 तक इतना जो काम किया है कि नजर भी कमजोर हो गई। नजर भी कमजोर हो गई है। नजर भी कमजोर हो तो आपने इतना काम किया, तो चलिए खैर ये काम मजलूमों के काम आएगा और न्याय दिलाने में कोर्ट न्याय कर सके उस पर भी आप लोग काम कर रहे हैं। ये तैयारी हमारी अपने लिए नहीं है, ये तैयारी हमारी 4365 लोगों के लिए है। अच्छा, हमें तो लगा आप अपने मकान के लिए ही गए। नहीं, ये 4365 लोगों के लिए जो तैयारी है हमारी है, सभी के लिए। यानी कि जिस जमीन पर आपका मकान फ्री होल्ड हो सकता है, तो इसका मतलब वो जमीन रेलवे की नहीं है। वो रेलवे की, यही तो साबित कर रहे हैं आप लोग। रेलवे ने 7 खतौनी हमें जो है उपलब्ध जो कराई है जी, उसमें खेत नंबर 729 और खाता नंबर 183 जी, वो उनकी 7 खतौनियों में कहीं नहीं है। अच्छा, उनकी खतौनियों में कहीं नहीं है, जो कहीं नहीं है। तो 729 और खाता संख्या 183 खेवट 2 ये रेलवे के स्वामित्व की है ही नहीं। अच्छा अब्दुल वाजिद, मैं आपसे पूरी ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, देखिए रेलवे आपका और मेरा सबका है, ऐसा नहीं है कि खबर बनाने वाला का रेलवे नहीं है या आपका नहीं है, ठीक है नहीं। रेलवे में सफर करने वाले भी इसी देश के लोग हैं, इसी उत्तराखंड के लोग हैं, उसी हल्द्वानी के लोग हैं। आप चाहते हैं कि रेलवे का विकास हो, रेलवे का विकास हो, लेकिन रेलवे के पास ऑलरेडी अपनी जमीन है जिस पर ट्रैक बिछा हुआ, उसके अलावा भी है अभी। मतलब जो बस्ती में नहीं है, बस्ती के अलावा भी रेलवे के पास जमीन है, बस्ती के अलावा भी है अभी। तो रेलवे राज्य सरकार से क्यों मांग रहा है फिर हमें जमीन दे दो। रेलवे ट्रैक से पूरब की ओर, अच्छा, गोला पुल की ओर कहना चाहिए, गोला पुल की ओर, ठीक है। रेलवे के पास जो है वहां पर जो है काफी जमीन है, जिसको कि रेलवे बता ही नहीं रहा उसको। अच्छा, रेलवे उसको शो नहीं कर रहा है कि उनके पास ऑलरेडी जमीन है। उनके पास है जमीन। आप लोग कोर्ट में बताने जा रहे हैं ये बात? हाँ, बिल्कुल कि भाई ऑलरेडी जमीन है, उससे डेवलपमेंट हो सकता है, उसी की तैयारी हो रही है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए, मैंने आपका माजरत के साथ मैंने इतना वक्त लिया। अब देखिए, थोड़ा इल्म वाले लोग हैं, शराबत खान साहब हैं, इल्म वाले लोग हैं, अक्सर मैं इन लोगों से बात करता हूँ रेलवे मामले में, कोई पहली बार बात नहीं की है। अब देखिए, बनभूलपुरा की और ये जो कानूनी पक्ष है ये सही तरीके से जा सके आवाम के बीच, क्योंकि मामला जितना अदालत में है उससे कहीं ज्यादा अदालत के बाहर है। तो अवाम को, हल्द्वानी की हो या उत्तराखंड की हो या इस देश की अवाम है, जो भी हल्द्वानी का मामला दूर से देखते हैं, उनके सामने सही तस्वीर लाने के लिए इल्म वाले लोगों से बात करनी बड़ी जरूरी है, जो तथ्यों पर बात कर सकें। अब देखिए, आपको खसरा नंबर बता रहे हैं, खतौनी नंबर बता रहे हैं, तारीख के हिसाब से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बातें बता रहे हैं। अब ये इल्म वाले लोगों से मैं कोशिश करता हूं कि उनसे एक सही पक्ष ले सकें। जी, जो हमने अभी हमारा मामला जो है अभी इज्जत नगर में चल रहा है। अच्छा, आपका मामला अभी इज्जत नगर की अदालत में भी चल रहा है? इज्जत नगर में भी चल रहा है, रेलवे अदालत में। रेलवे अदालत, ठीक है। हमने वहां पर अपने जो है डॉक्यूमेंट्स जो लगाए और खतौनी भी जो लगाई वहां पर, ठीक है। हमने वहां पर जो बात की है वो खेवट 2 और खेत नंबर 729 और खाता संख्या 183 पे बात की थी हमने वहां, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया हमें वो खेवट 2 और खाता संख्या 187 पर जो है जवाब दिया हमें उन्होंने। ओके, जो आपका नंबर है उस पर बात नहीं हो रही? ना, उस पर उन्होंने बात ही नहीं की, और जबकि 187 पे कोई विवाद है ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, मैं अब्दुल वाजिद से यहां पर बात कर रहा था और मैं इस बात को आपको मेंशन कर रहा था कि
शराफत खान से हम लोग अक्सर बात करते हैं, तो देखिए बहुत सारे याची हैं जो हमें सुप्रीम कोर्ट में मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी मिलते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनमें भी जो सही तथ्य पेश कर सकें, हम उनसे बात करें और सही तस्वीर लोगों के सामने आए, ताकि लोग अपना एक धारणा बना लेते हैं। वरना इस पूरी लैंड को अतिक्रमण ही कहकर पुकारा जाता, बताया जाता है, तो कम से कम लोगों को पता लग सके कि उनके जो कानूनी हक हैं, उनके जो इस पूरे मामले में जो उनके अधिकार हैं, और उनसे अधिकारों से कोई भी नागरिक वंचित ना रह जाए। ये अदालत का काम है, लेकिन पत्रकार का काम होता है कि इस सही तस्वीर को आवाम के सामने रखना। बाकी देखिए, न्याय की लड़ाई में न्याय कराने तक मुवक्किल की भी जिम्मेदारी होती है कि वो सही पक्ष, सही तथ्य, सही समय से कोर्ट के सामने रखे, जिससे कि कोर्ट को न्याय करने में आसानी हो। तो मेरे साथ यहां पर इसी लड़ाई को बड़ी अहम तरीके से लड़ने वाले तस्लीम अंसारी मेरे साथ हैं, और वो मेरे सहयोगी भी हैं, तो मैं अक्सर उनसे बात करता हूं, लेकिन इस पूरी लड़ाई में वो खुद भी लगे रहते हैं। आप ये देखिए, और ये पता नहीं मोबाइल में कुछ कर रहे हैं। तस्लीम अंसारी, बड़ा इस्तकबाल है खबर 7 के लाइव पर। आप हमारे सहयोगी के तौर पर भी लगातार काम करते हैं, लेकिन इस मामले में भी आप लगे हैं, आपका घर भी चूंकि वही है। हाँ, ठीक है, मैं सरताज भाई, अभी मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर पढ़ रहा था जी, जो नवंबर 2022 का है जी, इसी मामले में। जी, मतलब जो 20 दिसंबर 2022 को इस मामले में जो हाई कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर पास किया, जी, उससे भी पहले हमारे जो शराफत खान साहब हैं, इनके नाम से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई थी। और वो याचिका इसलिए थी कि एक तरफ तो कुछ मामले रेलवे में बरेली पेंडिंग थे, इज्जत नगर, ठीक है, और बहुत सारे 1000 से ऊपर मामले जिला अदालत में पेंडिंग थे। ठीक है, इसी बीच ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया कि इस मामले में जितने भी किसी को भी अपना पक्ष रखना है वो हाई कोर्ट आए। तो हमें लगा कि जब दो जगह मामले ऑलरेडी चल रहे हैं, तो फिर हम हाई कोर्ट में क्यों जाएं। तो इसी मैटर पे हमने एक SLP ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी थी नवंबर 2022 में। यानी कि आप 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट चले गए थे? नवंबर 2022 में। ओके। और 1 नवंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में ने साफ आदेश किया था कि आप लोग, क्योंकि हाई कोर्ट में मैटर चल रहा था जी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आप लोग ये बात जाकर के आप हाई कोर्ट में ही कहिए। ठीक है, हाँ, पहला कदम वही होता है। कोई ऐसा ना, कोई नई परंपरा ना पड़ जाए जी, कि हाई कोर्ट किसी मैटर को सुन रही है और सुप्रीम कोर्ट उसको रोक दे जी। तो होती हैं कुछ दिक्कतें, कुछ नजीर बन जाती हैं जो आगे बड़ी दिक्कतें खड़ी करती हैं जी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि आप ये बात जाकर के हाई कोर्ट में ही कहिए। और सेम टाइम पे हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया, उसी समय हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन रिजर्व किया। ठीक है, और ये वाला जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का 1 नवंबर 2022 का, ये नैनीताल हाई कोर्ट के आगे नहीं जा सका, संज्ञान में नहीं दिया जा सका, क्योंकि कोर्ट क्लोज हो गया, क्लोज हो गई थी। ठीक है, डिसीजन रिजर्व हो गया। फिर 20 दिसंबर 2022 को हमारे खिलाफ ऑर्डर आ गया। खिलाफ कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग हम प्रभावित हो रहे थे उससे। जी जी जी, तब शराफत खान के नाम प्रभावित हो रहे थे, ये ज्यादा ठीक है। तब शराफत खान के नाम से एक फ्रेश याचिका उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के इर्द गिर्द उसके खिलाफ दाखिल करी गई जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो कि 23 दिसंबर को ही दाखिल हो गई। लेकिन याचिकाएं तो 10 पहुंची हैं तस्लीम अंसारी, वो आते आते मतलब फ्लोर पे आती हैं। देखिए, धीरे-धीरे आ रही थी। सबका अधिकार है और सबका दायित्व भी है जो लोग प्रभावित है। मैं तो समझता हूँ हर किसी भी एक आम हिंदुस्तानी नागरिक का दायित्व है कि किसी अगर गरीब की झोंपड़ी का है, या एक वाजिद भाई जो फ्री होल्ड मकान करा करके बैठे हैं, वो कहीं अगर किसी विसंगति से, किसी गलतफहमी से, किसी वजह से अगर दायरे में आ जाता है डिमोलेशन के, तो सबका अधिकार बनता है, सबका दायित्व बनता है कि इस बात, लेकिन इस मामले में हल्द्वानी पे कहें। लेकिन इस मामले में हल्द्वानी की एक बेटी पूरे गरीबों के लिए आगे आई, मलका असद, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मुकदमा लड़ रही है, पैरवी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में अकेली याचिका लेकर। तो ये देखिए, एडवोकेट मलका असद हैं, उन्होंने मेरे साथ ही लॉ ग्रेजुएशन अल्मोड़ा से की थी। तो जब ये पूरा मामला चल रहा था तो रहा किसी से नहीं जा रहा था। महिलाएं बड़ी नर्म होती हैं इस मामले में, लड़कियां, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हल्द्वानी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी वो कर रही हैं। और उन्होंने बाकी और तो खैर बड़े बड़े एडवोकेट्स उसमें लगे ही हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट लगे हैं, लेकिन मलका असद भी लगी है, उन्हीं की ये बात कर रहा था। जी, तस्लीम अंसारी जारी रखेंगे। तो फिर जब 23 दिसंबर को शराफत खान की दूसरी याचिका दाखिल हो गई, और उसके बाद कोर्ट खुलने का इंतजार किया गया, क्योंकि उस बीच 10 दिन तक कोर्ट बंद थी जी। 2 जनवरी को जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुलती है, और बाकायदा हम कह सकते हैं, बाकायदा हम उर्दू में कह सकते हैं कि
कोर्ट में फरियाद की गई कि हमारी 23 तारीख को एक शराफत खान के नाम से याचिका हमने दाखिल की हुई है। याचिका कह सकते हैं, डायरी नंबर उस समय जारी हुआ था। जी जी, डायरी नंबर होता है उससे। डायरी नंबर इतना हमारी दाखिल हुई है और हमारे खिलाफ हाईकोर्ट से ऐसा एक ऑर्डर हो गया है जिसके मामले में हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए और उसमें हम स्टे चाहते हैं। ठीक है। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी मुकर्रर की, क्योंकि शायद उन्होंने अपने कैलेंडर के सबसे पहले 8 जनवरी कहा, लेकिन फिर कोर्ट को अवगत कराया गया कि 8 जनवरी से तो डेमोलेशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी। तब ऑनरेबल कोर्ट ने 5 जनवरी को उसमें सुनवाई की तारीख मुकर्रर की और फिर 3 दिन बाद ही 5 जनवरी आ गई। इस बीच करीब 8-9 याचिकाएं और बहुत सारे गणमान्य लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने अपना फर्ज निभाया, पहुंचे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबको एक जगह बंद करते हुए और 5 जनवरी को इस पे स्टे जारी कर दिया। अच्छा, ऐसा तो नहीं है तस्लीम अंसारी, मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा, जैसे 2 याचिकाकर्ता तो मेरी नॉलेज में भी सामने बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही याचिकाकर्ता हो इस मामले में? देखिए, शुरुआत तो शराफत खान के नाम से हो रही है। नहीं, शुरुआत तो किसी के नाम से भी हो सकती है। उसके बाद देखिए, मैं किसी एक का भी 10 लोग हैं जी, मेरे सामने, वो पेपर कोई लिस्ट नहीं है कि मैं ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना चाहता। जी जी, वो देखिए, खबर आप करते हैं वो उसी लिहाज से आप देखेंगे क्या है। जी। मैं तो जिस याचिका में मैं शुरू से इन्वॉल्व हूँ, चाहे हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में, जी जी, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल या बहुत ज्यादा कोई कंट्रोवर्शियल बात मैं नहीं करने वाला। ठीक है, ठीक है, करने भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टे हुआ, उसके बाद सारी याचिकाएं ज्वाइंट हो गई और फिर 2 मई को नहीं, ज्वाइंट हो गई मतलब मैं जानना चाहता हूँ, ज्वाइंट हो गई क्या कोर्ट के अंदर ज्वाइंट हो जाती हैं? एक सब्जेक्ट पे अगर 50 याचिकाएं भी जा रही हैं तो वो सब ज्वाइंट हो जाएंगी। नोटबंदी के खिलाफ कितनी याचिकाएं थी? 70। क्या सबकी सुनवाई अलग अलग हो रही थी? किसी एक नाम से कोर्ट पुकार लेती है, अल्फाबेटिकल, दैट्स ऑल, एबीसीडी के हिसाब से, जिसमें शुरुआती अल्फाबेट में जिनका नाम होते हैं उनके नाम से पुकार ली जाती है। लेकिन सबके मामले अलग अलग होंगे, वो अपने अपने थॉट्स लेकर के लोग जाते हैं, अपने अपने जवाब सबके अलग अलग होंगे, डिसीजन सबके अलग अलग होंगे। डिसीजन एक होगा, कॉमन डिसीजन जारी होगा। अच्छा, डिसीजन कॉमन होगा। हाँ, और बाकायदा ऑर्डर शीट में सबके नाम होंगे। ऑर्डर शीट में सबके नाम अलग अलग होंगे। अमूमन इस तरह का नेचर रहता है वहाँ। हाँ, अदालती प्रोसेस का। ये सब चीजें अलग हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा। जी जी जी। अब 2 मई को स्टेट और रेलवे ने फिर से टाइम मांगा, तो इस बार कोर्ट ने थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाते हुए सारी की सारी जो SLPs थी उन सबको अपील के रूप में दर्ज किया और स्टे को परमानेंट किया। ठीक है। और उसके बाद ये 4 अगस्त की एक डेट मुकर्रर हुई। 4 अगस्त किसी वजह से नहीं सुनवाई हो सकी, 7 अगस्त तय हुई। 7 अगस्त को ऑनरेबल एक हमारे जो बहुत सीनियर जज माने जाते हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं उनका, उन्होंने जब इस केस को अपने डाइस पर देखा तो उन्होंने इससे अपने आप को अलग किया। कुछ रीजन होते हैं कि वो इस मैटर में शायद पहले कभी एज ए लॉयर या एज ए जज रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को इससे अलग किया। अब उसके बाद अभी तक तो जो सुप्रीम कोर्ट की साइट पे 14 अगस्त दिखाई दे रही है और मैंने अभी तक 14 दिखाई दे रही है। मैं नहीं मानता, चेंज हो सकती है। मैं अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि 14 को सुनवाई होगी। ओके, तो नया इसमें ये भी है, आज मैंने नई अपडेट डाल रखी है। अभी जो 14 अगस्त की जो कॉज लिस्ट अभी शाम तक अपडेट हो जाएगी, जी जी, उसको देख करके ही मैं कुछ दावे के साथ कहूंगा। तो अभी तक 14 है, बाद में जो भी होगा वो हम उसको लोगों तक पहुंचा देंगे बात। तो कुल मिलाकर आप जी 14 अगस्त अभी तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को अब तो कॉपी मिल गई है ना? अभी पिछले दिनों तो कुछ को मिली थी, कुछ को नहीं मिली थी। ऑफिशियली और अनऑफिशियली कुछ चीजें होती हैं, कॉपी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ऑफिशियली कॉपी तो अभी मिल गई है ना? सब मिल गई। तो अब मिल गई तो आप जवाब की तैयारी, आप मौके के तौर पर आप और आपके एडवोकेट जवाब की तैयारी कर रहे होंगे। अब दूसरा कुछ बातें अभी ये हमारे वाजिद भाई हैं, खेत और खसरा खतौनियों के मामले में PhD हैं जी, इनके सामने कोई नहीं बैठ सकता। जी 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 जी, बताएं। हम लोग पीछे जाते हैं, जब 2016-17 में जी, तो रेलवे ने एक एफिडेविट पे ये कहा कि हमारी कुल 29 एकड़ जमीन एनक्रोचमेंट में चली गई है और जिसमें से 10 एकड़ हमारे पास वापस आ गई है। चलिए वो बात तो उन्होंने 19 एकड़ के लिए उन्होंने दावा किया। ये बात तो बोल दी गई है। 78 एकड़ तक पहुंच गया। बिल्कुल, ये बात तो चलिए बोल दी गई है। इतने सारे लोगों पे रेलवे का एनक्रोचर होने का एक ठप्पा लग गया। ये एक बड़ा मसला है ना? जबकि कुछ चीजें देखिए सच होती हैं। पुश्तैनी जमीनों पर जब अतिक्रमण लिखा जाता है और लोग अखबारों में पढ़ते हैं तो एक तकलीफ से कम नहीं होता कि अपनी जमीन अब पराई हो गई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करी जा सकती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखिए अब मान लीजिए कोर्ट जो डिसाइड करेगी। अब लेकिन साहब कोर्ट का ऑर्डर कोर्ट का ऑर्डर तो बिल्कुल सही था। अब वो तो जब राज्य सरकार ने सारे तथ्य ही जब नहीं पहुंचाए, ठीक है नहीं? मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। जी जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे तथ्य पहुंच जाएंगे। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सब दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, लेकिन सरकार के स्तर से या पॉलिटिकल
एंगल से जो हमारे ऊपर या बहुत सारे लोगों के ऊपर रेलवे के एनक्रोचर होने का जो ठप्पा लगाया गया वो किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन कुछ सच होते हैं जिनको हमें मानना चाहिए, जैसे कि बहुत लोग शिकायत करते हैं रेलवे स्टेशन के आसपास की गंदगी। अभी भी कुछ लोग लिख रहे में हैं, शायद आ रहा होगा, मैं समझता हूँ अच्छी तरह। बिल्कुल। रेलवे स्टेशन के आसपास या रेलवे प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरह की गंदगी को मैं तो सपोर्ट नहीं करता हूँ। अगर वहां पर इंक्रोचमेंट है, नहीं आप ही नहीं करते कि आप करते हैं क्या सर? नहीं। और आप साहब? नहीं, हम तो ओपन वहां पर आपके चैनल के माध्यम से भी कह चुके हैं कि गलत है सर आपके साथ एक वीडियो बनाया था हमने 3 महीने। लेकिन इसमें नगर निगम भी तो काम नहीं करता ना। मैंने उस दिन यही सवाल उठाया था कि यहाँ पे कार्रवाई ओपन पोटी करने पर 200 रुपए का जुर्माने तक का प्रावधान है। मैं एक जानकारी आपको ये जी दूं जी कि जी जी अब से 2-3 साल पहले जी वहां पे एक खोखा होता था बाहर, जी वो हटवा दिया गया था। जी वहीं के रेलवे के एक जो जीआरपीएफ के एक अधिकारी के द्वारा। जी 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 आज वहां पे 8 खोखे हैं, क्या बात है जी। कहीं हल्द्वानी आज पूरा अतिक्रमण को हटाने की मुहिम में लगा है शासन प्रशासन, तो उन लोगों को पनाह कौन दे रहा है? और जब तक विवादित क्षेत्र नहीं है जी, और विवादित क्षेत्र भी नहीं है। जबकि वो विवादित क्षेत्र नहीं है, विवादित जहाँ पर, क्षेत्र हाँ, यानी कि आप खुद चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन के आसपास स्वच्छता रहे, साफ सुथरा रहे। बल्कि साफ सुथरा शहर रहे। स्वच्छ रहना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि जो मुहिम चल रही है हल्द्वानी के लिए, पूरे देश के लिए भी, हल्द्वानी के लिए स्वच्छता तो वो रहना चाहिए। उसमें कोई बाधित हो तो उसको या तो मतलब आप लोग सपोर्ट तो नहीं करते हैं? मतलब ही नहीं उठता। अच्छा, क्या अतिक्रमण को सपोर्ट करने वाले हैं आप लोग? क्या ऐसा लगता है मुझे तो जैसे सब कुछ देख करके कि अतिक्रमण को सपोर्ट करने वाले लोग रियल अतिक्रमण है तो हम उसके सपोर्टर नहीं है। बिल्कुल। नंबर 2, हिंदुस्तान के और विदेशों के बहुत से लोग हल्द्वानी के स्टेशन पर उतरते हैं, क्योंकि ये पर्यटन प्रदेश है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज, लगभग आखिरी स्टेशन है काड़ूधाम और हल्द्वानी। बिल्कुल। तो यहाँ पर इसका स्वच्छ रहना और भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही बात। इसलिए हम हर उस आदमी के और प्रशासन के साथ भी खड़ा होने को तैयार हैं अगर वो वहां की सफाई करता है। सफाई करें, बिल्कुल। तो मैं तस्लीम अंसारी, अब बस हम 1 मिनट में बंद करेंगे अपनी लाइव। जी, मैं भी वही कह रहा था कि रेलवे स्टेशन के आसपास की गंदगी या जो क्या कहते हैं, एक तरह से वो भी हैरेसमेंट है। एक तरह से लोग वहां से उतरते हैं, उनके साथ कई बार अभद्रता भी हो जाती है। तो लेकिन साहब लेकिन साहब एक बात ही बताइए, अगर कोई आदमी गरीब है, सरकार दुनिया भर में टॉयलेट बना के देती है, वहां टॉयलेट बना के क्यों नहीं दिए? ये भी तो एक बड़ा मसला है। अभी अभियान चला है बाकायदा, यूपी में तो बड़ा जबरदस्त अभियान चला, उत्तराखंड में भी अभियान चला है, 10-10 हजार रुपए दिए गए, तो वो लोग उस लिस्ट में क्यों नहीं है? देखिए, इस मामले ये भी एक बड़ा मसला है ना। में बहुत सारे, अगर उनकी गरीबी के कारण गंदगी है तो क्या गरीबी को तो गंदगी नहीं कहा जा सकता? इस मामले में बहुत सारे राजनीतिक कारण भी हैं। जी, रेलवे स्टेशन के आसपास की गंदगी को देख करके सारे के सारे जो दूर से देखने वाले, सोशल मीडिया के माध्यम से देखने वाले लोग हैं, वो इस पूरे मामले को सिर्फ वही एक गंदगी समझ लेते हैं, जबकि वहां से 2-2.5 किलोमीटर दूर मेरा घर है और उनको लगता है कि 3 किलोमीटर तक यही गंदगी है। उनको लगता है कि यही है सब कुछ, पूरी पिक्चर इसको। लेकिन गंदगी होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी। सफाई भी आधा ईमान है, सब जगह कहा गया है। जिनकी जिम्मेदारी है कार्रवाई करना और जिनकी जिम्मेदारी है गंदगी ना करना, किसी ने भी हर मजहब में कहा गया सफाई आधा ईमान है। किसी ने भी अपना काम ईमानदारी से नहीं किया है, चाहे वो रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द पड़े रहने वाले लोग हों, चाहे वो लोग हों जिनको उनको हटा करके भगाने की जिम्मेदारी थी। उस जगह का सही इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी जिन मतलब भगाना इनका सेंस नहीं, गंदगी वाली बात पर, ऐसे भगाना नहीं। देखिए, कोई आदमी वहां पर शौच कर रहा है तो क्या उसको भगाया नहीं जाएगा? नहीं, ये तो कानून भी है। अगर ओपन आप शौच करते हैं तो उस पर तो जुर्माना वगैरह भी होता है। रेलवे स्टेशन के ग्राउंड में आगे कोई सुसु कर रहा है तो क्या उसको भगाया नहीं जाएगा? उस पर कार्रवाई नहीं करी जाएगी? तो किसी ने भी अपना काम ईमानदारी से और ढंग से नहीं किया, चाहे वो सुसु करने वाला हो, शौच करने वाला हो रेलवे स्टेशन के आसपास, चाहे उसके ऊपर कार्रवाई करने वाला हो, चाहे अधिकारी कार्रवाई करने वाले हों। और जैसे बता रहे हैं कि एक खोखे के साथ साथ वहां 8 खोखे रख दिए गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। एक खोखा भी हटा दिया और जब मूड नहीं है तो 8 खोखे भी लगेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो आप लोगों का मैंने थोड़ा सा 20-25 मिनट ले लिया, और ये मैंने 20-25 मिनट आपका ले लिया है। तो चलिए, खैर 2 से 3 चीजें नई हमारे सामने आई हैं। वो ये है कि एक तो जो 10 याची हैं, वो अभी तक, जो अभी लगभग वक्त हो रहा है 3:03 दोपहर के, तो अभी तक 14 तारीख है। हो सकता है शाम को तारीख बदले या कल तारीख बदले, कुछ भी होता है कोर्ट के अंदर, जो भी होगा आप तक वो जानकारी दी जाएगी। दूसरा ये है कि बहुत सारे याचिकाकर्ताओं को अभी तक कॉपी नहीं मिली थी, कुछ को मिल गई थी। तो जिनको मिली थी वो तो तैयारी करके गए ही थे, अभी भी जा रहे हैं, और जिनको कॉपी अब मिली है वो तैयारी में लगे हैं। और ये लोग रोजाना 4-5 घंटे बैठ जाते हैं, और इसी तरह और भी जो याचिकाएं चल रही हैं वो भी सब इसी तरह से बैठते हैं। लेकिन थोड़ा सा बोलना आता है, बोलना आता है, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि अक्सर मैं तस्लीम अंसारी से बात करता हूं, मेरे सहयोगी हैं, शरावत खान तो खैर मेरे टीचर भी हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, तथ्यों को अच्छे से बताते हैं। अब्दुल वाजिद फ्री होल्ड अपना मकान कराया, उसके बाद
रेलवे से लेकर के जिला अदालत और तमाम अदालतों के अंदर खड़े हैं, उनके नाम से सरकारों में उनके नाम मेंशन किया जाता है कि इनका मकान फ्री होल्ड है, इनको पुनर्वास इनका कर देंगे या इनको मुआवजा दे देंगे। लेकिन मसला तो 4,365 मकानों का है, 3 किलोमीटर का लंबा इलाका है, सिर्फ ढोलक बस्ती गफूर बस्ती नहीं। ये अलग बात है कि अदालतों के अंदर गफूर बस्ती के नाम से वो याचिका। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ और बात छूट रही थी शराफत वो खान एक की। चीज मैं कहना चाह रहा था, जो तारीख हो रही थी बदलने की, ये हमारी जितनी भी तैयारी चल रही है वो 14 अगस्त के आधार पे ही चल रही है। ठीक है, अगर बदलती है वहां से कुछ % चांसेस है बदलने के, क्योंकि वो टेंटेटिवली वर्ड्स आता है लिखा हुआ, जी जी जी, तो संभावित होता है, तो इसलिए बदलने के चांसेस हो सकते हैं, है नहीं हो सकते हैं जो भी होगा। चलिए वो तो हम बता देंगे। आपके वीडियो के माध्यम से ये बात ना पहुंच जाए कि हम तारीख बदलने की बात कर रहे हैं। नहीं, तारीख नहीं, वो तो अभी तक जो है जी, जी। कोर्ट के अंदर बदलती रहती है चीजें। तारीख 14 अगस्त के हिसाब से हम तय जी जी जी, जो जवाब देने वाली जो भी कार्रवाई थी वो ऑलमोस्ट हमारी तरफ से हो चुकी है। सिर्फ कुछ चीजों का कई बार कुछ रिव्यू करना, कुछ क्रॉस चेक करना रह जाता है, जरूरी हो जाता है कि हम फाइनल बात अपनी कहने वाले हैं ऑलमोस्ट, और कहीं कुछ रह ना जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, रेलवे का डेवलपमेंट हो सब चाहते हैं, ये जो पिटिशनर लोग हैं ये भी चाहते हैं, और हल्द्वानी में रहने वाला कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा नागरिक होगा जो रेलवे का डेवलपमेंट नहीं चाहता होगा। लेकिन इन लोगों का यही कहना है कि हमारे वैलिड जमीन को उखाड़ कर रेलवे के डेवलपमेंट के कोई मायने नहीं होते। दूसरा, अभी ये लोग जो नक्शे लगाकर बैठे थे इसमें ये भी बता रहे थे कि बहुत सारी जमीन ऐसी है जो रेलवे के पास ऑलरेडी है, लेकिन बस्ती की जमीन को लेकर ही रेलवे लाइन बिछाना ये कोई मायने नहीं है। दूसरा, अभी तक की जानकारी ये थी, अभी पिछले दिनों तक जब तक मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा था, रेलवे के पास कोई प्रोजेक्ट भी उस तरह का नहीं था। खैर, प्रोजेक्ट आएगा, अच्छी चीज है, रेलवे लाइन अच्छे तरीके से भेजें, ये भी अच्छी चीज है। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में 14 अगस्त पड़ी है, और रेलवे राज्य सरकार के जवाबों का अब ये लोग तैयारी कर रहे हैं। उधर रेलवे भी मुस्तैद है। देखते हैं इन दोनों की तैयारी, जो कि रेलवे की तैयारी है, रेलवे के भी बहुत सारे वकील खड़े होते हैं और राज्य सरकार के भी वकील खड़े होते हैं। पिटिशनर की ओर से भी 10 याचिकाएं हैं तो कम से कम 30 से ज्यादा वकील खड़े होते हैं, क्योंकि एक अगर सीनियर होते हैं तो 3 से 4-5 जूनियर एडवोकेट भी होते हैं। तो साथियों, हम कोशिश करते हैं कि सही तथ्यों के साथ, सही कानूनी जानकारी के साथ, और लाइव पर बात करने की एक मजबूरी ये भी होती है कि जो लोग अच्छे से बात कर पाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो वक्तव्य हैं वो तैयारी के साथ आप लोगों तक पहुंचाए जाएं। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी और नई अपडेट के साथ आप बताना ना भूलें। इस जमीन के जर्नलिज्म को बचाए रखने के लिए आप हमें आर्थिक तौर पर भी सहयोग करें। सिर्फ कॉर्पोरेशन और सरकारों के सहारे पर इस जर्नलिज्म को ना छोड़ा जाए। आप हमें विज्ञापन भी दें। स्वतंत्रता दिवस आ रही है, आप हमें विज्ञापन दे सकते हैं, जैसे कि अभी हमने लगा रखा है लवी इलेक्ट्रॉनिक का। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें। इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7, हल्द्वानी।